6:57 हो गए। बस अगले 2-3 मिनट में अपने फ्राइडे की कहानी, फ्राइडे की मस्ती बस अभी शुरू करते हैं। शुक्रवार की शाम को जैसे हर शुक्रवार मैंने शुरू किया हुआ है, एक छोटी सी कहानी, थोड़ी मिलिट्री लाइफ, उसके अंदर होने वाले छोटे छोटे वाक़ये जो याद रहते हैं, यही बताकर शुक्रवार वीकेंड शुरू करने का एक अच्छा तरीका, जिससे कि दूसरा दिन संडे अच्छा जाए। शाम के बराबर 7 बज गए हैं। आप सबको यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ट्विटर स्पेसेस के ऊपर ये लाइव जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया कि लाइव ट्विटर स्पेसेस के ऊपर बात करते करते इसका मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता हूँ, जो कि यूट्यूब के ऊपर दूसरे दिन आपको अपलोड मिलेगा। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे मैं मिलिट्री टेल्स नाम के नाम से फ्राइडे मस्ती ट्विटर स्पेस के ऊपर एक सेशन करता हूं, जिसके अंदर केवल मिलिट्री लाइफ, जिस तरह से हम लोगों का जीवन व्यतीत होता है वहां पर, उसकी कहानियां, कुछ मजेदार वाक़ये, कुछ दुख भरे वाक़ये, या फिर कोई लड़ाई की कहानियां जहां पर मैं खुद था, इन सब के बारे में बताता हूं। अगर आप लोगों ने www.colonelsanjaypandey.com नाम की वेबसाइट, मेरी अपनी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और उसमें एक अंडर द सन कैटेगरी अगर आप देखते हैं, तो आप ये सारी कहानियां कभी शायद आपको वहां मिले, नहीं तो मैं लिख के वहां डालता रहता हूं। और यूट्यूब के ऊपर अभी कर्नल संजय पांडे के चैनल के अंदर ही मैं ये कहानियां मिलिट्री टेल्स के अंदर डालता रहता हूं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। फिर शुक्रवार है आज। थोड़ी एक मस्ती वाली एक बचपने की अपने कहानी बताता हूं आपकी। बचपना मतलब मेरा बचपना बड़े होने के बावजूद, और एकदम शुरुआत की कहानी है मेरी। 1981 में मैं ट्रेनिंग गया था, 1982 में मैं यूनिट में आया। उन दिनों का यूनिट का, आर्मी यूनिट्स का माहौल थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसका आर्मी के साथ ताल्लुक नहीं है, अगर मैं कोई चीज़ें बताना शुरू करूं तो शायद आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। तो आर्मी के जो यूनिट्स है बहुत टाइट हेरार्कियल होते हैं, बहुत हेरार्कियल, सीनियरिटी के बहुत मायने रखते हैं। एक दिन अगर कोई आपसे सीनियर है तो वो सीनियर है। अगर कहीं पर पहुंचना है तो सबसे जूनियर पहले पहुंचेगा और सबसे सीनियर सबसे आखिर में। और इसके अंदर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चाहे वो पीटी हो, चाहे गेम्स हो, चाहे परेड हो, चाहे आपके सोशल फंक्शंस हो, बहुत ज्यादा हेरार्कियल। अभी एक तो ये हो गया। दूसरी चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक यूनिट किस तरह से चलता है। अभी ये यूनिट जिस तरह से चलता है, तो कमांडिंग ऑफिसर एक फुल कर्नल जो सबसे सीनियर है, वो राजा की तरह है। पर आपने देखा होगा कि पुराने जमाने राजा तो डायरेक्टली हुक्म पास नहीं करते थे, उनके मंत्री होते थे। यहां सिस्टम थोड़ा सा अलग है कि इनके जो अगले एकदम जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट लॉट होता है, वो कंपनीज या बैटरी या स्क्वाड्रन, इनके हेड होते हैं। पर पूरे यूनिट के अंदर इतनी कार्रवाई दिन रात चलती रहती है, इतनी ज्यादा कार्रवाई दिन रात चलती रहती है कि हर समय परेशानी इस चीज की होती है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करके हजारों इवेंट्स जो चल रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट करते रहें। सीओ के जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं नीचे पास होते रहें, और इसके अंदर किसी तरह का कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करता फ्लॉ। तो ये सारा काम करने के लिए सीओ को हेल्प करने के लिए उसका दाहिना हाथ माने जाने वाला एक ऑफिसर होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट का नाम होता है एडजुटेंट। एडजुटेंट यानी सिंगल मैन गेटवे, गेट है वो विंडो सीओ के लिए या सीओ से यूनिट के लिए।
हर चीज जो सीओ बताएगा एडजुटेंट के थ्रू जाएगी, हर चीज जो एडजुटेंट के पास सीओ के पास जानी है एडजुटेंट के थ्रू जाएगी। केवल एक्सेप्शन ये है कि जो कंपनी बैटरी और या स्क्वाड्रन के कमांडर्स होते हैं वो सीओ के पास जा सकते हैं, पर वो कभी डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको एडजुटेंट के पास आके बताना पड़ता है मैं सीओ के पास जा रहा हूं, सीओ से वापस आके बताना पड़ता है मैं आ रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं हायरार्की। ये एडजुटेंट कौन होता है? जिन दिनों में मेरे को कमीशन मिला था 1982 में, उन दिनों हालत ये थी कि मेरा ऑफिसर मेस के अंदर अगर खाने का अगर टेबल लग चुका है और बफे सिस्टम है तो हायरार्की मैंने आपको बताई, हर आदमी तो सीनियोरिटी से खाएगा। सीओ सबसे पहले प्लेट उठाता था, मेरा 22वां नंबर आता था, मैं जूनियर मोस्ट था और मेरा 22वां नंबर था। 3 बार डोंगे भर जाते थे बीच में, तब जाके मेरा नंबर आता था। और इसीलिए बाद में मैंने अपने ऊपर ही एक जोक बनाना शुरू कर दिया कि मैंने पहले दिन से ही, जब मेरे को पता चला इस तरह की हायरार्की है, तो चिकन के अंदर मैंने गर्दन से ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे नसीब में वही लगती थी। एडजुटेंट कभी भी ऐसा आदमी लगाया जाता था जो काफी सीनियर हो और जिसकी यूनिट के अंदर पकड़ बहुत तगड़ी हो, जिससे लोग डरें। एक तो उसकी सीनियरिटी से डरे, एक उसकी रैंक से डरे। तो जब मेरा 22वां नंबर आता था, उन दिनों में एडजुटेंट जनरली 13-14 साल का एक मेजर हुआ करता था, और एडजुटेंट का डंडा जिस समय चल गया यूनिट कांपती थी, सीओ को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इस तरह से दबदबा एडजुटेंट का चला करता था। और ये हमारी यूनिट नहीं, इंडियन आर्मी की तमाम यूनिट्स ऐसी ही चलती थी, और एक तरह से काफी अच्छा है, ये मेरे को भी ठीक लगता था। शौक उस दिन लगा जिस दिन मेरी 2.5 साल की नौकरी थी और मुझे एडजुटेंट लगा दिया गया। सीओ का इतना ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा था कि मुझे एडजुटेंट बना दिया गया। ये एक जैसे ब्लास्फेमी हम कहेंगे कि धर्म विरुद्ध कोई आदमी एक्सेप्ट नहीं करता था उन दिनों में कि एडजुटेंट कभी 10 साल से कम नौकरी का हो सकता है, और यहां पर एक 2.5 साल वाले बच्चे को लगा दिया। अभी आप देखिए, इतने होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर मैं एडजुटेंट की ड्यूटी करता था। मेरे को तो कोई समझता ही नहीं था कुछ। मेरे से नीचे एक शायद ऑफिसर था मुश्किल से, जो मेरे से जूनियर था, और मैं सबसे जूनियर मोस्ट। जितने सीनियर थे उनको कहीं ना कहीं तो तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं सीओ के हुक्म आगे पास किया करता था कि सीओ ने ये कहा है, सीओ ने वो कहा है, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी होती थी। पर चलो, नौकरी कर रहे थे हम लोग, और मैं भी बहुत ही ज्यादा शायद काबिल था, इसीलिए सीओ का विश्वास हुआ कि इसको एडजुटेंट लगाया जाए। तो ये हो गया एक माहौल की बात। मैंने आपको एक माहौल की बात बता दी मैंने आपको कि इस तरह से यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर पीटी अगर हो रही है सवेरे तो एडजुटेंट पहले जाके रिपोर्ट लेगा, उसके बाद कहीं भी हो रही है एडजुटेंट पहले रिपोर्ट लेगा, फिर जाके 2IC को रिपोर्ट देगा। 2IC मतलब जो सेकंड सीनियर मोस्ट है। अगर सीओ अगर आ जाते हैं परेड के ऊपर तो 2IC जाके सीओ को रिपोर्ट देगा। इस तरह से एक हायरार्की बनी हुई है। तो ये 1984 की बात है। अभी मैंने आपको माहौल तो बता दिया। इस कहानी का नाम रखा है मैंने जन्माष्टमी टू जन बैष्टमी। बैश करना मतलब मारना किसी को अच्छी तरह से, कि किस तरह से ये जन्माष्टमी का त्योहार मेरे पिटाई का त्योहार बन गया, इसके बारे में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आराम से बैठा हुआ था मैं अपने एक दोस्त के यहां पर। उसके पहले थोड़ा सा आपको जन्माष्टमी के फेस्टिवल किस तरह से आर्मी में बनाया जाता है वो मैं बताता हूं। जन्माष्टमी की छुट्टी होती है, पर यह केवल एक ऐसा फेस्टिवल है कि पूजा होने के बाद का दिन छुट्टी मानी जाती है। तो मान लीजिए मंडे को अगर रात को 12 बजे कृष्ण जन्म होना है, तो मंडे को रात को 10 बजे यूनिट के मंदिर में हर आदमी आके बैठता है। सीओ का वक्त है आने का 10 बजे,
इसका मतलब हर आदमी अपनी सीनियरिटी के हिसाब से 2-4 मिनट कम करते 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 बैठ जाए उधर। अगर मेरी सीनियरिटी का अगर कोई होता जिसकी 2-2.5 साल की नौकरी है तो उसका काम है 9:35 9:40 तक जाके बैठ जाओ। पर चलो मैं एडजुटेंट था, थोड़ा सा मेरे को एक लीवे था कि मैं थोड़ा लेट भी अगर आ गया तो कोई माइंड नहीं करता था, पर किसी भी हालत में सीओ के पहले आना जरूरी था। तो उस दिन रात को मेरे को 10 बजे से पहले पहुंचना था। 2 घंटा भजन कीर्तन पूजा हवन वगैरह जो होता है, रात को 12 बजे कृष्ण जन्म होता है, उसके बाद प्रसाद वितरण आरती वगैरह करके 1 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाते हैं अपने अपने। मैं तो बैचलर ही था। आप सो जाइए, उसके बाद आप सोते रहिए, पूरा दूसरा दिन सोइए मंगलवार, और बुधवार को ऑफिस होगा। तो अभी आप समझ हो गए होंगे कि किस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार होता है। तो उस सोमवार के रात के 12 बजे का था, 10 बजे रात को हमें पहुंच जाना था, और आराम से मैं अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ था, आर्मी का ही था, और बैठे हुए शाम को ड्रिंक्स हमारे लग रहे। अभी ठीक है, बहुत दिन के बाद है, मिले हुए थे, 2 4 5 6 पता नहीं कितने पैक पी रही होंगे। मैं तो बहुत ही छोटा था, 24 साल का। कहीं बाहर से वो तंदूरी चिकन कहीं से लेके आ गया, हम लोग तंदूरी चिकन खा रहे बैठ के। वो शादीशुदा था, एक छोटा बच्चा था, परिवार जैसा माहौल था, उनके साथ बैठे बैठे 9:30 9:40 हो गए। तो जब फिर मैंने कहा कि चलो अभी खाना वाना खा के चलते हैं घर। 9:45 बजे ये दोस्त मेरा उठ गया, कैप्टन था। उसने कहा तेरे को बैठना है तो तू बैठ, मेरे को यूनिट में जाना है, वो जन्माष्टमी का फंक्शन है। जैसे मेरे को सांप सूंघ गया, जैसे मेरे सिर पे किसी ने पत्थर मार दिया, और मुझे याद आया कि अरे आज तो जन्माष्टमी है और मुझे पहुंचना है। बचे कितने हैं उस समय? मेरे ख्याल से 11 या 12 मिनट बचे हुए थे 10 बजने में। और उसने कहने से पहले मैं सब छोड़ के भाग के उसके घर से बाहर जाके अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की मैंने। 2 मिनट के लिए यहां पॉज करते हैं। ये मोटरसाइकिल की कहानी बताता हूं आपको। 1982 में जिस समय हम लोगों की तनख्वाहें 1502 रुपए होती थी, मेरी पहली तनख्वाह 1502 रुपए थी एज अ ऑफिसर, एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। कैप्टन होने तक किसी ने स्कूटर 2 व्हीलर देखा ही नहीं था। अगर 20 कैप्टन है कैंट में घूमते हुए तो शायद 8-9 के पास में आपको स्कूटर दिखती थी, 10-11 के पास साइकिल, और वो धीरे धीरे आपको सारे कैप्टन तकरीबन स्कूटर पे आ ही जाते थे 1-2 साल के अंदर। पर जो लेफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे ये केवल और केवल साइकिलों के ऊपर ही घूमते थे। मेरे पास भी साइकिल थी और मैं भी साइकिल पे घूमता था। पर शुरू में वहां जाने के बाद एक तो लालसा कि मैं भी अभी ऑफिसर बन गया और मेरे पास होनी चाहिए, पर हम मोटरसाइकिल ले नहीं सकते थे। उन दिनों 2 व्हीलर की कहानी ऐसी थी कि अगर आपको वेस्पा चाहिए तो 7 साल की वेटिंग लिस्ट। चेतक स्कूटर आया था। चेतक स्कूटर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज देते हैं तो 6 महीने, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं देते हैं तो आप 8 साल वेट करें। इसके सिवा एक विजय नाम का स्कूटर हुआ करता था जो देखने में इतना गंदा था कि कोई उसको लेता ही नहीं था। यहां तो स्कूटर की कहानी खत्म हो गई। एक वो लैम्ब्रेटा वगैरह था, उसको भी कोई हाथ नहीं लगाता था। ये 4 स्कूटर में इंडियन 2 व्हीलर का सीन खत्म था। अभी मोटरसाइकिल पे आ जाइए, केवल 2 मोटरसाइकिल होती थी, एक रॉयल एनफील्ड और एक यजदी। रॉयल एनफील्ड 18,000 और यजदी 11,500। 1982 के नई की कीमत। मेरी तनख्वाह कितनी? 1502। पिताजी को वगैरह लिखा तो पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको 8,000 रुपये दे सकता हूं। 8,000 रुपये कहीं से आ गए मेरे पास। और उसके बाद में सेकंड लेफ्टिनेंट था, पर इच्छा तो बहुत कि मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। 11,500, 8,000 और 11,500, 3,500 रुपये कहां से लेके आऊंगा? तकरीबन 2.5 महीने की तनख्वाह। तो कोई तरीका नहीं था। एक अश्विनी नाम का दोस्त था मेरा जलंधर कैंट के अंदर, 2 व्हीलर वगैरह रिपेयर करता था। एक दिन उसकी ऐसी बात सुनी मैंने,
तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि कोई यहां परसों अपनी मोटरसाइकिल बेचने की बात कर रहा था, यजदी, कहीं उसको बाहर वगैरह जाना है, नाम क्या, पता क्या, कुछ भी पता नहीं। तो मैं अपनी साइकिल के ऊपर शाम को जाता था, जितने मेरे को टू व्हीलर के मैकेनिक दिखते थे उनको पूछता था ऐसे, यार कोई है क्या यजदी यहाँ बेचने वाला। और एक दिन किसी ने मेरे को पता बताया, और बताते ही साइकिल चलाते हुए मैं उसके घर पहुंच गया। कोई पास का एकदम ही नज़दीक का कोई गांव था, और किस्मत मेरी अच्छी, वहां पर वो लड़का मेरे को दिख गया, शायद 24-25 साल का लड़का था, और उसका दुबई का कागज वगैरह उसके आ गए थे। उन दिनों में दुबई का बहुत क्रेज था, और इसको जाना था, इसके पास पैसे नहीं थे। इसके पीछे की तरफ मेरी नजर गई तो मोटरसाइकिल खड़ी थी घर के अंदर, ऐसी चमक रही मोटरसाइकिल। पास में जाके देखी 450 किलोमीटर, और यजदी का एक एकदम नया मॉडल आया था जहां पर इसकी टैंक सिल्वर कलर की होती थी। बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती थी ये मोटरसाइकिल। मैं तो उस प्यार में पड़ गया उस मोटरसाइकिल के, पर कुछ भी करके मैं तो उसको, मैंने बोला 11,500, तो बोलता आप 11,000 की ले लो। मेरे पास थे 8,000। खूब उससे बातें करके कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं माना वो, छोड़ दिया मैंने अपना पता वगैरह देके, और बता दिया कि यार मैं कुछ भी करके 9,500 से ज़्यादा नहीं दे सकता, कि चलो 1,500 एक तनख्वाह कहीं ना कहीं से तो मैं मांग के मैनेज कर लूँगा। और वापस आ गया कि चलो यार ये भी गई। 3 दिन के बाद देखता हूँ वही आदमी मोटरसाइकिल लेके मेस में आया हुआ, कागज वगैरह लेके आया हुआ, बोलता 9,500 रुपये दो और ये लो मोटरसाइकिल। और वो मोटरसाइकिल मेरी हो गई। उसको जाना था, वो उसने कॉम्प्रोमाइज करके, उसको कैश चाहिए थी, वो लेके निकल गया। शायद 2 दिन लगे होंगे कागज मेरे नाम पे करने के लिए, क्योंकि उन दिनों ऐसा था कि आर्मी ऑफिसर्स का वो एक रुतबा था, आरटीओ वगैरह, किसी को हमने कागज के साथ भेज दिया कि इसके नाम से मोटरसाइकिल करनी है, हाथों हाथ करा के आ गया, मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई, ब्रांड न्यू यजदी, जिसने 450 किलोमीटर किया था। ऐसी शान से उसको संडे को मैं धोया करता था। 4 घंटे का तो ड्रिल होती थी कि पहले सर्फ का पानी लेके उसके चक्के, टायर, वायर सब धोना, उसके बाद पॉलिश लगाना, फिर मेटल को चमकाना, पूरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस मोटरसाइकिल को मेंटेन करना, और सबसे आखिर में चीनी का पानी बनाना और कपड़े से वो टायरों के ऊपर मारना, तो उसके ऊपर काले रंग की एकदम ज़बरदस्त चमक रहती थी। तो और थोड़े दिनों में इतना नाम फैल गया कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट मोटरसाइकिल चला रहा है यजदी। और जहां देखो मेरी भी एकदम, जलंधर क्लब जाओ, यहां जाओ, खेलने के लिए जाओ, मार्केट में जाओ, और वो उम्र होती है एक एरोगेंस की, एक वो उम्र होती है। और उस समय लगता नहीं है, उस समय लगता है कि नहीं ये तो शान है मेरी। आज लगता है कि बचपना था वो, पर ठीक है, जो भी था वो उस उम्र के लिए सूट करता था। आज शायद करूं तो सूट ना करे। तो उन दिनों ये जब चल रहा था तो मोटरसाइकिल वो मेरी भागा करती थी वहां पर, क्योंकि मेरे सिवा पूरे कैंटोनमेंट को पता था कि खाली एक ही ये बंदा है जिसके पास मोटरसाइकिल है, और बाकी वो जाते हुए आधे कैप्टन कोई साइकिल पे चल रहे हैं, पर मैं मोटरसाइकिल पे चलता था। और वो करते करते थोड़ा सा दिमाग में चढ़ गई मोटरसाइकिल। जलंधर का माल रोड, और जलंधर का माल रोड के ऊपर फिर एक हमने अपनी कसम खा ली कि इस माल रोड के ऊपर हमसे तेज कोई जाएगा नहीं। स्पीड पे चलाने के लिए मैं बहुत अगेंस्ट हूँ। आज सबको एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ स्पीड से मत चलाएं। उन दिनों बचपना था, समझ में नहीं आता था। और 80-90 कितने मिनट और कितने सेकंड के अंदर मैं यूनिट पहुंचा, जो कि 3 किलोमीटर दूर थी। इसी के अंदर पूरी शान में निकलता था। किसी के घर में अगर रात को ड्रिंक्स वगैरह हो गए, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ड्रिंक्स के बाद गाड़ी चला के मत जाओ। अपनी गाड़ी है, खुद जाना ही है, जाना घर में। ये इस तरह के माहौल के अंदर, अभी आपको मैं उस माहौल के अंदर लेके आ गया हूं कि मैं किस तरह से बैचलर रहता था, किस तरह से मैंने ये मोटरसाइकिल हासिल की, किस तरह से मैं यूनिट के अंदर, मेरा एडजुटेंट बनने की वजह से एक पोजीशन थी, और किस तरह से उस दिन रात को भाग के, जैसे मेरे जान के पीछे कोई शेर पड़ गया, पता कौन सा, ये मैं जाके मोटरसाइकिल को किक लगाई, और मैंने वो स्पीड लगाई कि किसी हालत में अगर मैं 9-10 मिनट के अंदर यूनिट नहीं पहुंचा तो मेरे को तो भगवान भी नहीं बचाएगा।
दो अभी चीज़ें मेरे सीओ के बारे में बताता हूं। मेरे सीओ का नाम था कर्नल बी के बासु। अगर टेरर, अगर ये वर्ड की अगर डेफिनेशन अगर किसी ने बतानी है तो खाली कर्नल बी के बासु का नाम ले लो आप, और कुछ नहीं चाहिए। कि टेरर क्या होता है, किसी से आदमी कोई डरे कितना। जो आतंक एक इस अकेले आदमी का यूनिट के अंदर था, इतनी यूनिट डरती थी इस आदमी से। और सेकंड लेफ्टिनेंट के दिनों से 65 की लड़ाई से वो हमारे यूनिट का ही ऑफिसर है, तो सबको जानता था, ए टू पूरे यूनिट की नब्ज जानता था। और गुस्सा और उनका जो एक स्टेचर और रुतबा था, केवल उनके प्रेजेंस से हम लोग डर जाते थे। और उसके अंदर जिस तरह मैंने आपको हिरार्की बताई, ये हिरार्की के अंदर जहां पर किसने कब पहुंचना चाहिए, आप अभी खाली सोचिए कि मेरी आज क्या उस दिन क्या हालत होगी जब मुझे ये पता चल गया कि बस 9 या 10 मिनट बचे हैं सीओ पहुंचने के लिए, रात को 10 बजे सोमवार को जन्माष्टमी फंक्शन के लिए, जो मैं भूल चुका था। शायद 5 या 6 पेग रम के लार्ज मेरे पेट में थे, तंदूरी मुर्गा खाया हुआ था। और तब किसी ने जिस तरह से बुरी तरह से झंझोड़ दिया हो, और जब पता चला तो मेरी मोटरसाइकिल माल रोड के ऊपर लग गई। टायर जब घिसे होंगे, जिस तरह से धुआं निकाला होगा रबर जलने का, और फिर रात को माल रोड के ऊपर गाड़ी मेरी बेतहाशा स्पीड से भागने लग गई। ये माल रोड 2 किलोमीटर मेरे को जाना था, फिर एक 90 डिग्री का टर्न लेफ्ट में था। वहां से मेरे को 800 मीटर दूर जाना था, जहां लेफ्ट की तरफ एक गेट था जो जिसमें से मुझे अंदर जाना था, और एक मिट्टी के एक इसमें मेरे को पार्किंग करना था। और वहां से बस मंदिर हमारा है, सीढ़ियां चढ़ो और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर था। तो जिस तरह जब मैंने स्पीड लगाई तो दूर मेरे को सामने 2 लाल लाइट दिखाई दी, तो कोई शायद कार जा रही थी। मैंने कहा इसको अभी ओवरटेक करना पड़ेगा। और जब पास पहुंचा तो देखा एक मोटरसाइकिल जा रही थी आगे। तो जैसे ही पास पहुंचा तो देखा ये पहचान की मोटरसाइकिल है। अरे ये तो मेजर जाधव की मोटरसाइकिल है। और मैंने पूरा एक्सीलेटर दबाया और मोटरसाइकिल कार से आगे निकली, और ये अगली मोटरसाइकिल के थोड़ी पीछे बस थी। फिर से मेरी आदत के हिसाब से 2 मिनट के लिए फ्रीज हो जाओ। मेजर जाधव बहुत खतरनाक मेजर साहब, बहुत गुस्से वाला, और बैचलर, 13 साल की नौकरी, और मेरे कमरे के बगल वाला कमरा उसका होता था। उसके पास थी जावा, जो कि यजदी का पुराना मॉडल था। मेरे पास आ गई यजदी, सेकंड लेफ्टिनेंट के पास। मेजर जाधव की हाइट छोटी सी, सिर के ऊपर बाल शायद ही नाम के थे, और बहुत दबा के मोटरसाइकिल चलाता था। उसके ऊपर भी उस जनता डरती थी उससे। अभी हम बैचलर थे, दिन रात हम लोग मेस में खाना पीना सब कुछ साथ में, तो हाँ इज्जत बहुत करते थे, सीनियर था इसलिए। पर ठीक है चलो, हम लोग मजाक भी कर लेते थे थोड़ा। पर उसको एक चीज का केवल गुस्सा था कि उसको ओवरटेक नहीं करेगा कोई माल रोड पे। और जैसे ही मेरी मोटरसाइकिल ने कार को ओवरटेक किया, पिछला मेरे को इसका मोटरसाइकिल का पहिया दिखाई दिया। मैंने कहा जाधव जा रहा है, और जोर से मैंने चलाई, और बहुत एक शार्प टर्न के ऊपर, लेफ्ट टर्न के ऊपर मोटरसाइकिल को घुमा के मैं सीधा निकल गया। पता नहीं जाधव को कहां छोड़ दिया मैंने पीछे। और वहां जाके जैसे ही मेरा गेट दिखाई दिया, जहां से मेरे को लेफ्ट की तरफ अंदर मुड़ना था, और रास्ता छोड़ के थोड़े मिट्टी के ग्राउंड में पार्किंग करनी थी, पहले चलती मोटरसाइकिल में नजर मारी कि वहां कोई कार दिख रही है क्या, और वहां कार नहीं थी। ऐसी खुशी हुई कि मैं सीओ से पहले पहुंच गया, जान बच गई, नहीं तो इस आदमी ने तो हमारा खून पी जाना था। फटाफट मोटरसाइकिल खड़ी की और हेलमेट उतार के निकलने लग गया, तो जाधव की मोटरसाइकिल आके खड़ी हो गई।
और खाली उसने बोला, तूने मेरे को ओवरटेक किया ना, तेरे को देख कभी कैसे सॉर्ट आउट करता हूँ मैं। तो मैंने कहा सर छोड़ो ना, चलो 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 चलो, मैंने कहा लेट हो रहे हैं चलो। हम लोग भागते हुए जाके सीढ़ियाँ चढ़े और मंदिर में चुपचाप जाके बैठ गए। अभी आप हालत देखिए, मंदिर में बैठा हूँ मैं, मेरे पेट में क्या है मैं जानता हूँ, क्या खाया है मैं जानता हूँ, आंखें मेरी फोकस नहीं हो रही, कितनी ग्लानि कितनी शर्म, पर उसके ऊपर से एक खुशी कि चलो पहुंच तो गया, सीओ से तो पहले पहुंच गया। जिस समय सीढ़ियां ऊपर चढ़ के हम लोग मंदिर के अंदर घुस रहे थे तो ऐसी पार्किंग की तरफ नजर गई मेरी, बड़ी एक अजीब चीज देखी। जिस कार को मैंने ओवरटेक किया था वही कार धीरे आके वहां पर खड़ी हो गई, और तब मैं समझ गया कि ये कर्नल बासु की कार आ गई। मैंने कहा हमने तो इनको ओवरटेक किया था। कहीं ना कहीं डर आ गया कि पता नहीं इनको पता चलेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा, पर दिमाग से निकल गई बात। शराब अपना काम कर रही थी, थोड़ी हिम्मत दे दी, थोड़ा भुला दिया, हमने भी छोड़ दिया सब कुछ। मंदिर हुए किसी तरह से 2 घंटे बैठे रहे, मुंह अपना बंद करके रखा, लोगों से थोड़ा दूर बैठा रहा कि किसी को स्मेल ना जाए, फिर बदनामी होती है। किसी तरह से करके कि ठीक है आइंदा जिंदगी में ऐसे कभी नहीं करूंगा, पता नहीं क्या क्या कसमें खाली बैठ के। चलो किसी तरह से 12 बज गए रात के, कृष्ण जन्म हो गया, आरती हो गई, प्रसाद हो गया, और एक 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 करके सब लोग अपने घर चले गए। हमने भी अपनी मोटरसाइकिल उठाई, आराम से अपने घर पहुंच गए। 1-1:30 बज चुका था, सो गए। आराम से दूसरे दिन 10-11 बजे उठे, आराम से छुट्टी, आराम से सब वक्त निकाला, और बुधवार आ गया। बुधवार सवेरे पीटी पहुंच गए, फिर अपना नॉर्मल 8 बजे वर्किंग था, 8 बजे पहुंच गए। और वहां पर एक ड्रिल थी कि जिस समय सीओ की गाड़ी यूनिट पहुंचती थी तो एडजुटेंट जाके उनको रिसीव करता था। एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं जो आपको पता नहीं होगी, एक्चुअली पता तो होगी नहीं। अभी टोपी पहनने का जो रिवाज है फौज में, अगर आप खुले में घूम रहे हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं, एक ऑफिस से दूसरे दरवाजे, तो बिना टोपी सिर पे रखे आप नहीं जाते कभी। अगर मोटरसाइकिल पे तो हेलमेट होगा, नहीं तो टोपी होगी ही होगी। सो अगर टोपी है मतलब फॉर्मल है, अगर किसी ने टोपी नहीं पहनी है तो वो इनफॉर्मल है। और यूनिट के अंदर केवल एक ऐसा आदमी था जिसको टोपी पहनना कंपलसरी नहीं था, वो है एडजुटेंट। क्योंकि ये सीओ का काम करता रहता है, ऑफिस में रहता है, आते जाते रहता है, तो इसको टोपी पहननी नहीं पड़ती। बाकी सारे ऑफिसर कितने भी सीनियर हो, उनको तो टोपी पहननी पड़ती है। अगर सीओ को मिलना भी है तो वो टोपी पहनेंगे। मुझे अगर 20 बार सीओ के ऑफिस में जाना है, मैं बिना टोपी की जाऊंगा। जैसे ही रिसीव किया, रिसीव करते ही देखा ऐसी लाल आंखें, ऐसा चेहरा, मतलब जैसे गुस्से से भरा हुआ। तो दिल में मैंने सोचा कि क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या किसी से कहीं। मेरी तरफ देखा, जादव को लेके आओ, तुम भी आओ साथ में, और टोपी पहन के आना। यस सर बोला, ऑफिस में चला गया, फोन उठाया और घुमाया। मैंने कहा जादव सर। हाँ बोलता है, बच्चे क्या हो गया। मैंने कहा सर बॉस ने बुलाया, आ जाओ। बोलता क्या हो गया सवेरे सवेरे। मैंने कहा सर गुस्से में दिख रहे हैं, आप आ जाओ जरा। बोलता तूने किया क्या कुछ। मैंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कहा मेरे को भी टोपी में बुलाया। बोलता तूने ही किया है कुछ, फिर मेरे को बचाना पड़ेगा तेरे को। मैंने कहा सर आ जाओ। बोलता बस 2 मिनट में आ रहा हूं। 2 मिनट के बाद वो जादव पहुंच गया ऑफिस में, मेजर जादव। टोपी पहनी हुई, मैंने टोपी पहनी, और सोचते हुए हम लोग अंदर निकल गए कि क्या हो गया। और जो मेरा एक कैजुअल था कि सीओ के सामने टेबल के पास जाके खड़े होके नॉर्मल पॉइंट वगैरह, हाँ बातचीत चलती थी, कुछ नहीं, बराबर उनके चेहरे के सामने
एकदम आंखों के सामने हम लोग दोनों अंदर गए, मार्च करते हुए दाहिने मुड़ किया, सलूट किया और सावधान में खड़े हो गए और सीओ की तरफ देख रहे। कुछ नहीं, पहला सवाल जाधव को, कितनी स्पीड थी? पता नहीं जाधव के दिमाग में क्या चल रहा था। और अगर वो सीओ को जानता, मेजर जाधव बाहर की यूनिट से आया था, वो सीओ को नहीं जानता था। कर्नल बासु के साथ एक सबसे अच्छी चीज यह थी कि आप सच बोल दो तो वो निहत्था हो जाता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि करें क्या अगर आदमी ने सच बोल दिया तो। मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं उनके सामने, कितने उल्टे सीधे काम करके आ जाऊं, पर बात मैंने सही उनको सच बतानी है। डांट भी खाता था पर झूठ नहीं बोलता था कभी मैं। जाधव को कुछ सीओ के नेचर के बारे में पता नहीं। जाधव ने सोचा कि आर्मी का जो हुक्म है कि किसी भी हालत में 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। अगर मैंने 40 किलोमीटर से ज़्यादा अगर स्पीड अगर बता देता हूं मैं तो डांट पड़ सकती है, तो ऐसे करता हूं थोड़ी स्पीड कम कर देता हूं। और सडनली जाधव के मुंह से निकलता है, सर 35 किलोमीटर पर आवर। सीओ के जैसे आंखों से ना ज्वालामुखी का लावा बह रहा था। मेरे को लगा अब पड़ी, मैंने दिल में बोल दिया, मैंने कहा मेजर जाधव तुमने ऐसी गलती करी है ना, बहुत तुम पछताने वाले हो, नहीं करना चाहिए था, बोल देते यार, 10 किलोमीटर कम कर देते, 70 बोल देते, पर तुमने क्या कर दिया ये। पर आंखें तो मैं भी एकदम सीओ की आंखों में गड़ा के सावधान में खड़ा था और दिल में बोला था, मैंने कहा बहुत आज पिटने वाले, बहुत पड़ने वाली है हमको। सीओ ने कुछ नहीं, मेरी तरफ देखा, यूं अभी मैं कैसे बोलूं कि मैं 80 पे था, मेरा सीनियर बोल रहा है 35 पे था, मैंने उसको कार के सामने ओवरटेक किया था, मतलब मेरे को तो उससे ज़्यादा बताना चाहिए। दिल भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने बोल ही दिया। मैंने कहा सर 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो मैंने आवाज़ सुनी है उस ऑफिस के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो ब्रिटिश टाइम का अच्छा टीक वुड का कंस्ट्रक्शन नहीं होता और आज वाला कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता, पूरी छत ढह जाती। इतनी बुरी तरह से वो हमारे ऊपर चिल्लाए, कोई उसके बाद लिमिट नहीं। ऐसी डांट शायद ही मैंने जिंदगी में उसके बाद कभी खाई है। मतलब हमें कहीं का नहीं छोड़ा होगा, कभी जाधव कभी मैं, कभी जाधव कभी मैं, और हमें डांट के मतलब इंग्लिश में बुरी तरह से पड़ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि यहां धरती क्यों नहीं फट जाती, हम क्यों इसमें समा नहीं जाते कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग मक्कार हो, तुम लोग देश को दगा दोगे, तुम ये करोगे वो करोगे। अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं कि अपने झूठ का हम सच कैसे करें। दिल में मैंने बोला, जाधव तूने जो मरवाया ना आज यार, क्या करूं तेरा यार, तू 70 बोल देता, मैं 75 बोल देता, ठीक है डांट खा लेते थोड़ी, पर मजा तो उसके बाद आया। इतनी डांट पड़ने के बाद कहीं ना कहीं सीओ को लगा कि यार ये तो ना सोचे ना कि मेरे को पता ही नहीं इनकी स्पीड कितनी थी। और उनका लास्ट सेंटेंस था जिससे हंसी भी आ रही है, हंस भी नहीं सकते थे, रोना भी हमें आ रहा था कि इतनी डांट खा चुके थे। वो बाहर रास्ते तक आवाज जा रही थी, आने जाने वाले जवान वो देख रहे थे, जो ऑफिसर आसपास आना चाहते थे वो सब वहां से दौड़ गए थे और सब पूछते कि अंदर है कौन। और हर आदमी खुशी से बता रहा था कि सर एक मेजर जाधव है और सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे। सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे अंदर है करके तो और ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं 2.5 साल की नौकरी में 2 साल की नौकरी में एडजुटेंट था। वैसे ही लोगों को गुस्सा आता था कि इतना जूनियर कैसे बन गया, तो उनको लगता था इसको तो चलो पढ़नी चाहिए। मेरे को भी पता था कि सबको खुशी होगी कि इसको पढ़ रही है। और ये फौज की डांट थोड़ी होती है। फौज की डांट मतलब निकलो बाहर, टोपी झाड़ो, डांट वहीं गिराओ और अपने काम में लग जाओ। फौज की डांट ही अलग तरह की होती है। बहुत देर 15-20 मिनट कोई चीज बदन पे हमारे कपड़ा नहीं छोड़ा होगा, इतनी इज्जत उतरी हमारी बहुत बुरी तरह से। आखिर में फिर कर्नल बासु बोलते हैं,
तुम लोग झूठ बोलते हो, 35 और 40 की स्पीड पे जा रहे थे, तुमने मेरे को ओवरटेक किया है और तुमने भी मेरे को ओवरटेक किया और मैं खुद 80 पे चला रहा था। दिल में मैंने बोला, मैंने कहा रूल तो तूने भी तोड़ा, पर हिम्मत वहां तो था कि कुछ भी करो छोड़ दो, कि हम शेर की मांद के अंदर है, कब पंजा मार दे पता नहीं यार, हमें छोड़ दो, बख्श दो यार। मैं 80 पे चला रहा था और तुम लोगों ने ये किया है। और करते करते फिर हुक्म पास हो गया, मोटरसाइकिल की चाबी निकालो, रखो टेबल पे। मैंने अपनी चाबी रख दी, जादव ने अपनी चाबी रख दी। निकलो यहां से, गेट आउट, दोनों बाहर। मेरे ऑफिस में गए, मैं जाते ही जादव के ऊपर चढ़ा। मैंने कहा क्या असर मरवा दिया सर आपने। मैंने कहा सर पता नहीं आपको सीओ का नेचर कैसा है। मैंने कहा झूठ बोलते, 35 की, मैंने कहा 35 की स्पीड, मैंने कहा बोल देते सर 60-70 कुछ बोल देते। बोलता नहीं यार, आर्मी का हुक्म ये था है ना कि 40 से ज्यादा नहीं चला सकते, तो मेरे को लगा मैं ये करूं। मैंने कहा सर अच्छा। उसके बाद मैंने कहा 1:30 बज गया, तो मैं जादव को पूछा, मैंने कहा जाना कैसे करूं। बोलता पता नहीं चाबी देगा क्या हुआ। तो पता चला कि चाबी सूबेदार मेजर को देके जमा करा दी और पास हो गया हुक्म कि पैदल जाएंगे। हम दोनों पैदल मेस में पहुंचे, 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए। शाम को गेम्स, फिर पैदल चलते हुए यूनिट 3 किलोमीटर। गेम्स खत्म हुए, वापस पैदल मेस में। रात को ड्यूटी चेक करनी है, पैदल यूनिट में, ड्यूटी पूरी पैदल चेक, वापस पैदल। हमारी जिंदगी पैदल हो गई थी। रोज लगता था शायद आज चाबी वापस होगी, चाबी वापस नहीं हुई हमारी। दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया, हम लोग पैदल चल चल के, ना हम लोगों को आराम मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। मेस में पहुंचते नहीं थे तो गेम्स का टाइम, गेम से पहुंचते नहीं थे तो ड्यूटी चेक का टाइम, उसर से पहुंचते नहीं थे दूसरे दिन का टाइम। और यही करते दिन रात, दिन खाली पैदल ही चलते थे हम। चाबियां हमारी जमा। खैर हमने भी पनिशमेंट, बड़े मजे मिली। ऑफिसर थे दोनों, हमारी भी बातें पलटन में बड़ी होती थी। खूब लोग हंसते थे हमारे पीठ के पीछे, पता तो हमको भी था। हम भी तो लोगों के ऊपर हंसते थे जब उनको पड़ती थी। तो ये तो चलो माहौल ही है पलटन का, और कोई माइंड भी नहीं करता। वो करते करते हमारे 7 दिन निकल गए। और एक दिन फिर सूबेदार मेजर साहब खुद आए हमारे पास। बोलते सर जरा जादव साहब को बुला लेंगे। मैंने कहा बुलाता हूँ साहब। तो जादव सर को फ़ोन किया। मैंने कहा सर 1 मिनट आना, वो एसएम साहब को कुछ बताना है, मेरे ऑफिस में आप आ जाओ। मेजर जादव वहां पर आए। सूबेदार मेजर पलटन में सबसे बड़े, जेसीओ रैंक होती है पर इज्जत बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़े सीओ के साथ अगर कोई है तो सूबेदार मेजर, जवानों के अंदर सबसे सीनियर। तो उनका और सीओ का बहुत हर समय ये लोग साथ रहते हैं। बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। उन्होंने चाबियां ली, हमारी चाबियां अपनी अपनी दी, और फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना ये किया कि सर आप लोग बच्चे हो। मेरे को बोला कि सर बच्चे हो, आप छोटे हो, क्यों आप इस तरह से मोटरसाइकिल वगैरह ऐसे तेज मत चलाओ, आप प्लीज़, आपके भी माता पिता जी हैं। जादव सर को बोला कि सर आप भी सीनियर हैं, ये चाबी सीओ साहब ने आपको वापस दी है, पर सीओ साहब ने बोला है कि थोड़ा साहब लोगों को समझा दो, इतनी स्पीड से नहीं चलेंगे। हमारी चाबियां वापस हो गई। मैं और जादव अपनी मोटरसाइकिल उठाई हमने, चुपचाप से मेस में पहुंच गए। और वो करते 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 हमारा टेन्योर खत्म हो गया। ये जो छाप जो छोड़ के गई थी वो मोटरसाइकिल की, और जो उस दिन हमारी बैशिंग यानी पिटाई हुई थी, जन्माष्टमी का जन्माष्टमी बन चुका था। कर्नल बासु के साथ संबंध पूरी जिंदगी नहीं टूटा। कोई ऐसा साल, कोई ऐसा महीना नहीं जो उनके साथ बात नहीं करता था। मैं आज भी करता हूं। कहानी मैंने लिखी थी अगस्त में, और जिस दिन कहानी लिख रहा था उस दिन मैंने कर्नल बासु को फ़ोन किया। अभी उनकी उम्र तकरीबन 80 साल की है। मैं खुद अभी 61 साल का हो गया हूं, पर उनके लिए तो बच्चा ही हूं।
तो ऐसे ही फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो आज एक कहानी लिखी मैंने, वो जन्माष्टमी वाली। कौन सी बच्चे मेरे को नहीं याद आ रही है। मैंने कहा सर वो ओवर स्पीडिंग हुई थी जब, और आपने हमारी, मेरी और मेजर जादव की चाबी ले ली थी। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग ने शायद ओवरटेक किया था ना मेरी कार को। मैंने कहा सर उस दिन रात को जन्माष्टमी के लिए हम लोग लेट हो रहे थे, फिर हमने आपकी कार को ओवरटेक किया था, फिर उसके बाद आपने हमारी 7 दिन के लिए चाबी जब्त कर ली थी। और ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 3 महीने पहले मैं बात कर रहा था उनके साथ, और खूब गप्पे लगा रहे थे। हाँ हाँ, बोलता याद है याद है याद है, हाँ हाँ हाँ, तुम लोग फिर वो 7 दिन पैदल जाते थे। फिर मैंने सूबेदार मेजर को साहब को बोला था कि साहब लोगों को चाबी वापस कर दो, और उनको, मैंने कहा हाँ सर वही वही उसी के। मैंने कहा सर उसकी कहानी लिखी। मैंने कहा सर वो डांट आज तक नहीं भूले, अच्छी डांट पड़ी थी। और कर्नल बासु 80 साल का आदमी क्या बोला पता है उन्होंने 3 महीने पहले? बोलता बच्चे, तुम्हारे माँ बाप जब तुमको फौज में भेजते हैं ना, उनको इतना पता होता है कि कोई ना कोई मेरे बच्चे की देखभाल करेगा। बोलता बेटा तुमको देखना मेरी ड्यूटी थी, तुम लोग का वेलबींग के अंदर मेरी ड्यूटी है कि बच्चे तुम्हारी जान चली जाती तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। बोलता हमको भी किसी मां बाप को जवाब देना पड़ता है। उनकी बात सुनी उस दिन, मेरी आंखें नम हो गई। उसी यूनिट का मैं 2003 में कमांडिंग ऑफिसर बना। जहां पर उस समय कर्नल बासु बैठते थे वहां मैं बैठता था। मेरे अंडर बटालिक में पाकिस्तान की फायरिंग के अंदर एक कैप्टन की डेथ हुई, अजय सिंह राणा। उसके माता पिता जी को 2003 में उसकी डेथ हुई है, आज 2021 है। हर साल उसके फादर मदर को जाके मैं आज भी मिलता हूं, अभी 3 महीने पहले मिल के आया हूं। मेरे पे पिछले 18-19 साल में क्या गुजरती है मैं जानता हूं। कि आपके अंडर की ऑफिसर की डेथ हो जाए, जवान की डेथ हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, लड़ाई में क्यों ना सही, यह बोझ आप उतार नहीं सकते। कर्नल बासु ने तो केवल वही बोझ हल्का करने की कोशिश की थी। जय हिंद। बस इसके साथ आज की मस्ती खत्म, आज की कहानी, आज की मिलिट्री लाइफ और जन्माष्टमी। अगले शुक्रवार कुछ और लेके आऊंगा, कोई और अच्छी सी कहानी लेके आऊंगा, उसको भी रिकॉर्ड करूंगा, डालूंगा यूट्यूब के ऊपर। पर अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप बताना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जब आप देखते हैं एक कमेंट डाल दीजिएगा उधर, मैं पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है। कहानी बताने की मेरी बिल्कुल ना, मेरे को, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, पर केवल दिल से पैशनेटली अपने साथ जो हुआ केवल वो बताता हूं, उन्हीं इमोशंस के साथ बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को सुनने में कैसा लगता है वो तो आप जाने। और आज का ये एक ऐसा दिन होता है जिसके अंदर मैं जनरली क्वेश्चन आंसर्स नहीं रखता हूं। चलिए फिर यहीं पर मैं खत्म करता हूं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे एक और कहानी के साथ। और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो आप जरूर आइएगा अगले शुक्रवार। तब तक के लिए जय हिंद।